मुझे पाकिस्तान और हुर्रियत से लेना देना कुछ नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे कश्मीरी राइट दीजिए। टीचर्स को ट्रेन करना है, टीचर को चेंज नहीं करना है। नाइनटीन 47 में कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। हुर्रियत का अब मानो उसका ग्राफ ही खत्म कर दिया गया, उनको कोई कॉल नहीं है, तो फिर कश्मीर में हालात सुधर क्यों नहीं रहे? ये तो चलता आ रहा है सदियों से। मेरी मल ती मनी दलील, मेरी बड़बा मन ती बोलती, अब मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ। आदाब व्यूअर्स, रूबरू का आज का एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आप सबका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मेरा सवाल है, हाल ही में पंचायत राज वजूद में आए जिसमें पंचों और सरपंचों की तादाद ख़वातीन पर मुश्तमिल है। क्या समाजी सतह पर इसकी हौसला अफजाई हो रही है? ये तो सबों को पता है कि विमेन ने इसमें एक बहुत बड़ा मेजॉरिटी लिया है एंड मोस्ट ऑफ, लेकिन हमने ये वहाँ पे मिस आउट कर दिया कि जो दे आर बिकमिंग स्टेक होल्डर्स, ये इनमें हम पावर इन्वेस्ट कर रहे हैं और इनके हाथ में हम पावर दे रहे हैं, लेकिन हमने ये यहाँ पे मिस आउट कर दिया कि इनकी जो क्वालिफ़िकेशन है और जो इनकी लिटरेसी है, जो इनकी एजुकेशन है, उस पे हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हमने ऐसे लोगों को इसमें इंक्लूड किया है। नो डाउट हमने देखा कि वो डाउन ट्रॉडन रीजन से हैं और एरियाज से हैं और कम्युनिटीज़ से हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखा वेदर दे विल बी एबल टू टेक देयर कम्युनिटी टुवर्ड्स डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक वो खुद लिटरेट नहीं होंगे, वो खुद एजुकेटेड नहीं होंगे, वो कैसे दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं और वो कैसे दूसरों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, औरतें इसमें, मेरी बेटी ने भी बोला कि इसमें इलिटरेसी ज़्यादा आ गई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो सबसे पहले बात आप देखेंगे, अगर यहाँ एक आर्ट टीचर को लगाना है, उसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है 10+2। जब हमें असेंबली मेंबर बनाना होता है, लोकसभा का मेंबर बनाना होता है, पंचायत मेंबर बनाना है, उसके लिए कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है। जो हम सब पर गवर्न करेंगे उनके लिए क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जो 20 बच्चों को पढ़ाएगा उसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। एक दूसरी बात, जो कश्मीर की सिक्योरिटी पोजीशन है, जो यहाँ थोड़ा इनसिक्योरिटी है, उससे जो लिटरेट होता है वो पहले सोचता है मुझे इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से फायर आएगा, मैं मर जाऊँगा, वो इलेक्शन में नहीं आता है। जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो ये कम ही सोचता है, वो कहता है मरना तो मरना है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा। तो इसीलिए जो इस बच्ची का सवाल था कि इसमें इलिटरेट, हाँ पंचायतों में औरतों ने बहुत रोल किया है, क्योंकि जो मेल्स थे वो औरतों को सही हक नहीं दे रहे थे। आज एक औरत पंचायत के ज़रिए घर में अपने किचन गार्ड में काम करेगी और उसको बिल्कुल उसका पैसा मिलेगा, उसका जो जॉब कार्ड है उसमें वो एंट्री कर सकती है। आज तक कि किसी को पता नहीं था। जब से औरतें इसमें आई तो उन्होंने ये बात बाकी औरतों तक पहुँचाए, आप अपने आंगनों में, अपने यार्डों में, अपने खेतों में किचन गार्डनिंग कीजिए और जो भी उसमें पैसा लगेगा वो आपको गवर्नमेंट दे रहा है। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जो क्योंकि इसमें हम बोलते हैं नीचे सतह से हुकूमत करना, जहाँ प्रॉब्लम है वहीं से। तो मैं इसके लिए सहमत हूँ कि औरतें इसमें हिस्सा लेना चाहिए और वो ले रहे हैं, तो ये अच्छी बात है हमारे कौम के लिए। ये है ब्रोकन पॉलिटिशियन। ब्रोकन इसलिए कहता हूँ कि द पीपल हैज़ बीन वोटेड फॉर विद द थ्रेट की वजह से इसमें अच्छे लोग नहीं आए, कुछ इलिटरेट वगैरह भी आए होंगे, और बिकॉज इसमें थ्रेट था, लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। यहाँ कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब भी जो इलेक्शन आएगा वो फेयर इलेक्शन नहीं होगा, वो थ्रेट ही से होगा, सारा थ्रेट से होगा। तो अच्छे लोग तो कभी यहाँ आएंगे नहीं कश्मीर में। यहाँ ऐसे हालात पैदा किए हैं, जो अच्छे लोग हैं वो सामने नहीं, वो जाके वो पीछे बैठ जाते हैं कहीं, तुम शु पनुन पान बचावा कुन जाए गोफन मस। इसीलिए ये बेचारे लूले लंगड़े लोग आ जाते हैं, तो वो इस माशरे को सारा ख़राब करते हैं। थ्रेट है, सिर्फ थ्रेट है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब किसी लेडी सरपंच को मैं देखती हूँ या पंच को मैं देखती हूँ। मैं सर से एग्री करती हूँ कि जो स्कीमें हमें थी वो हम तक नहीं पहुँचती थी घर घर। ग्रास रूट लेवल से जो इन्होंने काम किया है, आज की औरत, मैं कहूँगी ये आज की बेटी है, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है ये तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, वो अनपढ़ ही सही मैं मानती हूँ, लेकिन जो काम करना था उनको, हाँ जो काम उनको करना था सर उन्होंने कर दिया, वही तो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। और क्या हमें चाहिए? अब जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे सर ने कहा कि एक आरटी के लिए ये है, एक एमएलए के लिए ये होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का काम है पॉलिसीज़, इसमें पॉलिसीज़ लाए, थोड़ा सा सुधार लाए। मैं जो ऐसे
सेमिनार अटेंड करती हूँ, उसमें मैं देखती हूँ अब यूथ आ रहा है आगे, यूथ बोल रहा है कि हमने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। जो एजुकेटेड बंदे हैं, जो पहले डरते थे यहाँ गोली से, वो अब बोलते हैं हम गोली से नहीं डरेंगे, हम आगे जाएंगे, क्योंकि उनको अपना जो सोशल सिक्योरिटी उनकी है वो उनको सिक्योर करना है। उसके लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं है। जो आज की औरत कर रही है ना काम, अनपढ़ी सही, आई सलूट हर। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर 3 लेवल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनली वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको हम नॉर्मली पंचायती राज कहते हैं। तो इस पंचायती राज में वुमेन्स की रोल जो आज हम देख रहे हैं कुछ हैं, ये इस वजह से हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस को रिजर्व किया है ओनली फॉर वुमेन, तब जाके वुमेन सामने आई। अगर ये रिजर्वेशन ना होती तो वुमेन सामने नहीं आती, वो पंच सरपंच वगैरह ये नहीं बन पाती। तो अगर हमने और इनको एम्पावर करना है, फर्दर इनके इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मुझे लगता है, मेरी राय है कि हर एक जो वार्ड है, पंचायती वार्ड, इसमें हमने 2 पंचेस इलेक्ट करने हैं। एक तो सेपरेट होना चाहिए फॉर वुमेन, एक होना चाहिए मैन के, तब जाके वुमेन्स की एम्पावरमेंट प्रॉपरली हो सकती है। थैंक यू। ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात भी रोनमा हो रहे हैं, इसमें समाज का क्या रोल बनता है? डोमेस्टिक वायलेंस तभी हम इरेडिकेट कर सकते हैं जब हम वुमेन को एम्पावर करेंगे। और जो हम बोल रहे थे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन, उसमें 33% तो है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि देयर आर ऑल अदर फिजिकली चैलेंज्ड एंड जो सोशल कास्ट हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनका भी उसमें एक प्रोपोर्शन बनता है। दैट इज़ वाई हमने वुमेन को एक 33% रिजर्वेशन दी है डिफरेंट सेक्टर्स में। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो हम टैकल तभी कर सकते हैं जब जो वुमेन है वो एम्पावर होंगी, व्हेन दे विल बी अर्निंग देमसेल्व्स, और not just earning, they'll be strong enough and confident enough to tackle situations which threaten them। वो ऑटोमेटिकली डोमेस्टिक वायलेंस को इरेडिकेट कर सकती है अपने हाउस होल्ड से भी, और वो बाकी अपनी कम्युनिटी की जो बाकी विमेन हैं उनको भी एजुकेट कर सकती है। दे हैव टू फाइट अगेंस्ट देम। वो एक कोलैबोरेटेड इफेक्ट बन जाएगा एक कम्युनिटी में। शिकार हो रहे हैं लड़कियां ही नहीं, औरतें ज़्यादा, उनमें औरतों का ज़्यादा रोल है। उसमें डावरी बहुत बड़ी एक चीज़ है, और मुफलिसी गरीबी भी में उसमें एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी तक ओवर एज हुई है, उनकी शादियां नहीं हुई है, क्योंकि उनमें हमारा जो अभी हमने छेड़ा कि हम इस्लाम की बात अगर हम करेंगे तो उसको मद्देनज़र रख कर हम ये चीज़ें मैटर नहीं कर सकते हैं इसमें कि हमें कोई गरीब है या कुछ उसके पास कोई सहारा नहीं है कि उसकी शादी से हम परहेज़ करें। मगर मेरी एक ख़ास ज़ाती तजुर्बा है कि यहाँ पर बहुत सारा इस्तिसाल बहुत सारी छोटी बच्चियों पर हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, कि एक औरत ही औरत पर इस्तिसाल करती है। वो एक ही जब अपनी माँ से निकलती है दूसरे घर पे जाती है तो वो उसकी सास जो होती है वो ये नहीं समझती है कि मैं भी एक सास हूँ थी, एक बहू थी, तो उसके बाद वो उस पर इस्तिसाल करना शुरू करती है। क्या तमिस नेचू गो पन टोट पे तमिस बसान यह कूर यह बड़ बलाय आय मे मे नेचुई। तो यह सा यह अमि खतर छस बह यह डोमेस्टिक वायलेंस सानि कशीर मज सारी खुद ज़्यादा बढ़ान। मे गई वारियाह काल वुछान कि डोमेस्टिक वायलेंस तीत्या डिप्रेशनस मज, तीत्या डिजीज, तीत्या बेमार, तीत्या जनान यछान यमन में पान ति काउंसलिंग कर कि खुदकशी हुंद रुझान मत करियो तुम इख्तियार की, अमि खतर बिहियो तुम जिंदा, अमि खतर लड़न, अमि खतर तथ मज तिहिंद खानदार ते जिम्मेवार, तिहिंद बय ते जिम्मेवार, तिहिंद मल ते जिम्मेवार, तिहिंद यम हेरबाब हश आसान तथ मज तिम ते जिम्मेवार। क्या तमिस बिचार अगर सो अर्निंग हैंड आस, तमिस दो वर्किंग आस, तमिस नेरन तोर तमिस सोई करन, सोई काम तमिस करन वापस यित कि बेज आसस न तमिस कह राजी। इसलिए युस डोमेस्टिक वायलेंस यह सारी खुद समाज सनिस मज बिदत, यह सानो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दहेज हेन तु बिदत तो दिन तु बिदत। अगर अस तथ फॉलो करो सनिस समाजस मज गस ना ड्रग, न गस कह कत्ल, न गस कह गारत, न गस कह खून रेजी, न गस कह डोमेस्टिक वायलेंस। इसलिए अस पन्न चीज़न हुन तिमन चीज़न कम यम सनिस यथ समाजस मज अख बोड़ बार रोल करा, सो गो सोन अख बोड़ अख चीज़ अख सोन माशरा। अगर बह कर कंस रिश्ते कि मे पन पान थवन अख आज़ाद सोचस मज कि मैं भी एक बेटी थी।
नौजवान हर माशरे का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। गुमराह हुए नौजवानों को हम पटरी पे कैसे वापस ला सकते हैं? उनको हम प्यार से वापस ला सकते हैं। उनको हम ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं कर सकते, इससे माशरा और भी बिगड़ेगा। उनको इकनॉमिक हम स्ट्रांग करेंगे, उनको तालीम देंगे। और यहाँ पे कश्मीर की बात जहाँ तक मैं कर रहा हूँ, यहाँ ये सारी चीज़ें उसके अपोजिट जा रही हैं। नौजवानों को आप वापस नहीं ला सकते, जैसा आज चल रहा है ऐसे वो वापस नहीं आएंगे, वो हर रोज़ बिगड़ेंगे। वो तो एक तो वो कमज़ोर हैं कि उनके पास तालीम नहीं है क्योंकि आपने स्कूल बंद रखे हैं। हाजी साहब, तालीम याफ्ता भी गुमराह हो रहे। मैं बताऊंगा। दूसरी ये बात है कि जो लोग मैंने ये भी देखा कि पीएचडी वाले लड़के भी कुछ गुमराह हुए हैं। वो इसलिए पीएचडी करके भी वो घर में बैठ के वो देखना चाहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं, जब किसी के साथ ज़्यादती होती है, जब किसी को हम ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, जब उस पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपेंगे, वो तो वायलेंट हो जाएगा, वो तो खिलाफ हो जाएगा। जो चीज़ें यहाँ ज़रूरत थी वो था प्यार। अगर किसी को रोज़गार है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वो क्यों ये गलत रास्ता इख्तियार कर रहा है? ये जो कीड़ा है ना, उस कीड़े को आप मारिए, एक बार उस कीड़े को आप ख़त्म कीजिए। आप टोटली उसका रूट यहाँ से निकालिए। ये जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं दूसरे, वो तो कभी गुमराह नहीं होंगे। मेरा कोई भाई मुझसे जुदा नहीं होगा, किसी भाई का बहन जुदा नहीं होगा, किसी माँ का बेटा कहीं नहीं खोएगा। सिर्फ हमें क्या करना है, जो प्रॉब्लम है, जो वो कीड़ा है, उस कीड़े को आप मार दीजिए। आपके पास कौन से पॉलिसीज़ है, लेकिन जो भी पॉलिसी आपको इख्तियार करनी है, उस पॉलिसी को प्यार से इख्तियार कीजिए। लव, ओनली लव सॉल्यूशन है इस चीज़ का। हमारे लगते जिगर हमसे जुदा नहीं होंगे जब तक हम जो वो चीज़ है, जिस चीज़ को आप कहते हो ख़त्म कीजिए, वो चीज़ आप प्यार से ख़त्म कीजिए। यहाँ कोई लगता जिगर किसी से जुदा नहीं होगा। जो इंडिया है बहुत बड़ा कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है, 30 स्टेट्स है। कश्मीर जो था, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी थी। कश्मीर का जो फ्लैग है वो अलग था, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग है, कश्मीर में J&K बैंक है। कश्मीर गवर्नमेंट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सपोर्ट नहीं करता है। इसका मतलब कोई चीज़ है जो कश्मीरियों को था, ये अंदर एक है। अगर कोई रोड बंद है, आप डोजर ला के रोड को खोल सकते हैं, बट यू कैन नॉट चेंज ह्यूमन थिंकिंग अनलेस एंड अनटिल। जो मेरी बेटी ने बोला है कीड़ा, वो कीड़ा जो है ना, सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इज़ द की। Unless and until Kashmir issue is not resolved once and for all, with peace, with dialogue, with love, with affection, you cannot bring those people. It will be, till now we had seen illiterate people were joining militancy, etc. Now from last year you see postgraduates, employed people, KS officers, IS officers are joining. There is something. Illiterate, you can make him to join, but a PhD scholar, you cannot make him. He has his own thinking. There is something beyond. There is something, not only Pakistan. We are always blaming Pakistan without redressing the core issue. Kashmir is the core issue. It has to be resolved once and for all as per the guidelines given about Kashmir. By abrogating 370, by abrogating 35, no, you are me. I will say, before Article 370 was here, we were mostly Indians. Presently we say, most of the people who were truly Indians, they are hating India. मैं अपने घर की बात कर रही हूँ, ग्रास रूट लेवल से, कि हमें अपने नौजवान जो है, हम उनको इग्नोर करते हैं। कैसे करते हैं कि उसी वजह से वो गुमराह होते हैं। वजह ये है कि सब अपने अपने काम में मस्त है। उसका ख़ास रुझान है आजकल का, जो अभी मेरी ये बेटियां बोल रही थी कि नेट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल के दौर में, उसके बगैर कुछ चल ही नहीं सकता। लेकिन हम एक दूसरे को न दुख दर्द बांट सकते हैं, न एक दूसरे के पास जाते हैं, न किसी की कोई प्रॉब्लम सुन सकते हैं, न किसी के पास कोई टाइम है सुनने के लिए, जो कि हमारे इस्लाम ने बहुत ही मना किया है। हमारी सोसाइटी इसीलिए, जो हमारे नौजवान हैं उनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है। उनकी माँ अपनी काम के साथ बिजी होती है, उनका बापा अपने काम, उसके दोस्त अपने, बस एक दूसरे के लिए बस उनको हाय हेलो के लिए बस टाइम है। यही वजह है, अगर हम ग्रास रूट लेवल पर जाए, बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ कोई अनएम्प्लॉय नहीं है। यहाँ पे हम मजदूर लाते हैं बाहर से,
धान कटाने के लिए, हजामत करने के लिए, अगर यहाँ की हजाम बाइयों की बात करेंगे तो हज़ारों बेरोज़गार रोज़गार मिलेगा उनको। रिश्वत सतानी के खात्मे के लिए कश्मीरी माशरे को क्या करना चाहिए? रिश्वत ख़त्म करने के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन वो कानून आज तक इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि कानून इम्प्लीमेंट करने वाले खुद रिश्वतखोर हैं, जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। जब तक ना हम अपनी सोच तब्दील करेंगे, चेंज करेंगे, तब तक कोई भी कानून, कोई भी लॉ यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। एग्जीक्यूटिव जब तक प्योरीफाई नहीं हो सकते हैं, कोई चेंज नहीं आ सकता। रिश्वतखोरी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक हम अपने हाथों से ये बंद न करें। एक्चुअली मसला यह है, जब हम किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं, सर हमें इसकी मजबूरी कल है, वो वहाँ से हमें उठता है मैम अभी 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। हम मजबूर हो के बोलते हैं कि जबकि उसको आधे घंटा का काम होता है, 15 मिनट का काम होता है, तो हम उठते हैं, उसको जेब में 500 का नोट डालते हैं, हाँ जी आप लंच के लिए जाइए, चाय पीजिए, मेरा काम करके देना। वो 15 मिनट के आता है, वो काम हो चुका होता है। इसका मतलब है रिश्वतखोरी में हमारा भी किसी हद तक अपना हाथ है। जब तक हम ये हाथ पीछे ना रखें, रिश्वतखोरी ख़त्म नहीं हो सकती है। करप्शन, डिसऑनेस्टी, हमें क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी हमें पुलिस को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो उनको रोक सके। ये सबको पता है, पुलिस खुद भी लेती, मेरे अपने पुलिस में है, लेकिन मैं नहीं कहती, मतलब वो लेते हैं, मतलब जिसको लेना होता है वो लेते हैं, अपने पे डिपेंड करता है। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए उसकी, मतलब करप्शन कंट्रोल करने के लिए। मैं ये कहूँगी कानून के मुहाफिज ही कानून को डुबा देते हैं, तो ये हम ही देने वाले, हम ही लेने वाले। आप हमें बोलिए, अब मैं किस पे उंगली यहाँ पे उठाऊँ? हम तो सभी, मैं यही से मैं दे रही हूँ, यही से मैं खुद ही ले रही हूँ ना। तो आप किसी का मैंने जो पहले कहा कानून के मुहाफिज ही कानून को डुबा देते, यहाँ वही बात है। आप मुझे बोले, मैम ने बोला कश्मीर के रिलेटेड, रिश्वत कहाँ नहीं लेते, रिश्वत किस स्टेट में नहीं लेते। अब ज़रूरत है ये जो रिश्वतखोरी है इसको हम कैसे जड़ से उखाड़ेंगे। ऑब्वियसली हमें खुद में ही सुधार लाना है, हमें पेशेंस दिखानी है। अगर किसी काम के लिए जाना है, हमें कहते हैं 1 घंटे के बाद आइए या 2 घंटे, यार थोड़ा सी पेशेंस खुद में रखो, 2 घंटे के बाद जाए, चलो 2 दिन भी दीजिए, एक एक्सपेरिमेंटल आप कीजिए, 3 दिन के बाद जाए। 500 रुपये मत दीजिए, लेकिन अपना टाइम थोड़ा सा उनको दीजिए, आपका काम हो जाएगा। खुद को ही सुधारना है हमें, तब ये रिश्वत खानी यहाँ से ख़त्म होगी। जब हमें पहले ही हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रिश्वत से बने हो, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे उनको रोक सकते हैं, अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं। जब वो बहुत बड़े ओहदों पर है, उन्होंने कुर्सियाँ पैसे से हासिल की होंगी पहले ही, तो हम उनके खिलाफ, हमारे पास उतना पावर नहीं है क्योंकि राइट्स भी उतने पूरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो पहले हमें उस पैसे की वजह से दबा देते हैं। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने करप्शन के खात्मे के लिए एक खुसूसी मुहिम चलाने पर जोर दिया है। ये किस कदर फ़ायदेमंद साबित होगा? पहले हमें करप्शन समझना चाहिए। करप्शन क्या होता है? सिर्फ पैसा ही करप्शन है। मैं ड्यूटी नहीं जाऊंगा, ये सबसे बड़ा करप्शन है। जब मैंने अपनी कुर्सी स्कूल में छोड़ दी, एक लड़के को मैंने मजबूर कर दिया कि वो प्राइवेट ट्यूशन के लिए जाए, यही करप्शन है सबसे बड़ा। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए आपको वर्क कल्चर को इम्प्रूव करना है। जब वर्क कल्चर इम्प्रूव हो जाएगा तो जो भी बंदा आएगा, तहसील ऑफिस पर आएगा, किसी ऑफिस पर आएगा, उसका काम जब होगा तो करप्शन होगा नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमें वर्क कल्चर को बनाना। हाँ, अगर हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कोई इनिशिएटिव लिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है सदियों से, हम हर साल सुनते हैं कि ये बना है। जब तक लोगों का मन जो है, कॉन्शियस जो क्लियर नहीं हो जाएगा, तब तक ये, क्योंकि जब मैं टाल मटोल करूँगा 4 दिन, उस लड़की ने बोल दिया है, फिर करप्शन देना लाजमी है। और लोगों को भी थोड़ा सा सब्र से काम लेना चाहिए, 2 दिन 4 दिन, तब उनका काम होगा। अगर काम होगा तो करप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनरेबल LG ने कोशिश की कि हम करप्शन को ख़त्म करेंगे। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल बताऊंगा। मैं 4 बार गया गवर्नर हाउस, वहाँ उसकी मीटिंग लेने के लिए, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के लिए 4 बार गया, एप्लीकेशन डाला, वहाँ तक 3 महीने हो गए आज तक, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो अब हम जाएंगे किसी के खिलाफ कोई एक्शन लेने के लिए, तो हमारी बात वहाँ कहाँ सुनी जाएगी जब। और दूसरी बात ये कि फारूक साहब ने भी बताया, जो ये करप्शन है बेसिकली ये स्कूल से स्टार्ट होता है। एज ए टीचर, मैं भी टीचर हूँ, जब मैं स्कूल छोड़ के चला जाऊँगा, फिर प्राइवेट पढ़ाने के लिए ट्यूशन सेंटर जाऊँगा,
तो ट्यूशन सेंटर जाने के बाद वहाँ पर मैं अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन अपने स्कूल में जहाँ मुझे पे मिल रहा है, बहुत सारा पे, लेकिन वहाँ मैं पढ़ाता नहीं हूँ। तो वो बच्चे भी आज यही सीखते हैं कि मुझे आगे काम नहीं करना है अपने इंस्टीट्यूशन में, मुझे कहीं और जाना है जहाँ मुझे पैसे मिल सकते हैं। तो इसलिए डॉक्टर्स भी इसमें मुलव्वस हैं, इंजीनियर्स भी हैं और बाकी पॉलिटिशियंस भी। जितना हम करप्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करें उतना ही बढ़ रहा है। सिंपली हम सबको ऑनेस्ट बनाए ताकि करप्शन खुद ही रुक जाए। मैं इस बारे में यही कहना चाहती हूँ, अगर पॉलिसीज़ उनकी ठीक रही, जो पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, अगर वैसे ही पॉलिसीज़ रही जो पीछे बहुत सारे LGs आए यहाँ पे, या बहुत सारे गवर्नर यहाँ पे आए जिन्होंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, उन्होंने भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही। कहीं ना कहीं पे वहाँ पे कोई ऐसी वजह थी, जो वो कानून बनाते थे वो कानून प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं होते ग्राउंड पे। अगर वैसे ही कानून फिर बन गए करप्शन को रोकने के लिए, फिर जी मेरा सलाम है, यहाँ पे वैसा ही होना है, जो होता है वैसा ही रहेगा। अगर स्ट्रिक्ट होते हैं, वो स्ट्रिक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल से, वो शुरू करते हैं, जैसे इन्होंने आज डायरेक्ट लिया है ऊपर से फ्लाइट PR दिल्ली, अगर वो चीज़ करते हैं ग्राउंड से, मुझे लगता है थोड़ा सा होगा उसमें। और दूसरी बात वहाँ पे चेक करने की ज़रूरत वो है, जो पंच सरपंच जो आज ग्राउंड से काम करती है हुकूमत, जो हमारे अफसर बैठे हैं ना सर, वो कोई काम ही नहीं करते हैं आज, वो सिर्फ है इधर उधर घूमने के लिए। KS अफसर हमारे यहाँ से वहाँ से चलने के लिए, काम जो हो रहा है ऊपर से और ग्राउंड से। ये जो चीज़ें अगर उनको ग्राउंड में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट, इनको देखना आज अगर सरपंच की इनकम इतनी है, आप सर इसी डिबेट में या कहीं और 5 साल के बाद देखिए आप उस सरपंच की वो कितना वेल्थ बना देता, वो कहाँ से आता है? वो भी तो करप्शन है। सरकार की तरफ से डीलिमिटेशन का अमल जारी है, ताहम ऐसे भी कई सारे इलाके हैं जहां पंचायत राज के हवाले से बुनियादी ढांचा भी दस्तयाब नहीं है। इसकी तरफ सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। कश्मीर में इस वक्त हमारे असेंबली में 80 सीट्स है, इनको बढ़ाना है 87। किसी सीट को आप कोई पार्ट काटेंगे, किसी को ऐड करेंगे। जो कॉन्स्पिरेसी जो हम सुन रहे हैं कि जम्मू को भी कश्मीर के इक्वलेंट किया जाएगा, कहते हैं जम्मू में जो कॉन्स्टिट्यूंसी वो बड़े हैं उनको एनलार्ज किया जाएगा, बाद में जो इलेक्शन बनेगा उसका जम्मू का कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर बन सकता है, क्योंकि अभी तक वहाँ का नहीं बन रहा था। एक पंचायत, जैसे हमारे मैडम का क्वेश्चन है कि पंचायती निज़ाम पूरा नहीं है तो डीलिमिटेशन, ये गवर्नमेंट तक है, वो पंचायती राज को साइड में रख कर भी डीलिमिटेशन कर सकती है इफ़ इट इज़ इन देयर इंटरेस्ट। सरहद पर चीन और पाकिस्तान के साथ जो हालात हो रहे हैं, उसके जम्मू कश्मीर पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं? कंडीशन है इंडिया और चाइना के दरमियान, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा असर अगर किसी कम्युनिटी पर पड़ेगा वो है कश्मीरी, क्योंकि लद्दाख भी हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है, वो हमसे दूर नहीं है। हम उसकी हिफाजत के लिए हमेशा दुआ करते हैं और वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको बचाने की कोशिश भी करेंगे। गुड फ्रेंड्स ऑलवेज मेक ए गुड नेशन। तो जो यहाँ पर बात चल रही है कि कश्मीर पे इसका क्या असर पड़ रहा है, तो इसका आंसर ऐसे मैं दूंगा कि किसी दानिश्वर या हम कहें कि साइंटिस्ट ने कहा, एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे वहाँ से हमें एक्शन हो रहा है तो उसका यहाँ से भी उसका रिएक्शन वैसे ही मिलेगा। तो कश्मीर पे इसका असर, तो एज़ पर द डाइल्यूशन ऑफ द आर्टिकल 370 जो आया है, तो उनका इंटरवेंशन इसके रिलेटेड भी है इसमें कि आप इस 370 को आप वापस लीजिए तो इससे बेहतरी आ सकती है कश्मीर में। तो ये भी इसमें एक इशू है। चाइना और इंडिया की लड़ाई का सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो हम कश्मीरियों को होगा। लद्दाख इज़ पार्ट ऑफ J&K स्टेट, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम अपना हिस्सा किसी दूसरी जगह को तकसीम करना नहीं चाहेंगे। नंबर 3 ये है कि जब इंडिया 6 बार डायलॉग कर सका पीस प्रोसेस के लिए चाइना के साथ, व्हाट इज़ प्रॉब्लम टू स्पीक विद पाकिस्तान? दे नीड टू स्पीक आल्सो विद पाकिस्तान, जिससे हमें आराम हो, जिससे यहाँ पे शांति आ जाए, जिससे ये जो गोलाबारी है ये बंद हो जाए, जिसका सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान कश्मीरियों को होता है।
चीन के साथ भी बात करना चाहिए, न जम्मू कश्मीर का हिस्सा चीन को देना चाहिए, न पाकिस्तान को देना चाहिए। वो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का स्टेट है, ये इसी का हिस्सा है, ये इसी में रहना चाहिए। हज़रत बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह, उनका क्या पैगाम है अमन के हवाले से या भाईचारे के हवाले से, वो क्या चाहते थे? जैसे हम जानते हैं कि बाबा क़यामुद्दीन ऋषि साहब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, वो हमारे पीर रह चुके हैं, तो वो भी इस्लाम में ही थे। तो इस्लाम का मतलब ही है कि अमन, तो अमन, वो यहाँ पर आए थे ताकि अमन का पैगाम ही लेके आए होंगे। तो उन्होंने कहा है कि अमन ही मतलब अमन के साथ ही शांति है। तो यहाँ पर जब शांति होगी, अमन होगा, तभी यहाँ की जो आवाम है वो आगे बढ़ सकती है। हज़रत बाबा ऋषि रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम जो है वो है ब्रदरहुड का, म्यूचुअल रिलेशंस का। उनका जो, मैं इसको वन वर्ड में कहना चाहता हूँ, उनका जो पैगाम है वो है लिव एंड लेट लिव। थैंक यू। हज़रत क़यामुद्दीन ऋषि साहब का यही पैगाम है कि अमन हो, आपस में भाईचारा हो, शांति हो। यहाँ की सभी, ये तो ऋषिवर है कश्मीर, इसको ऋषिवर बोला जा रहा है, ऋषियों मुनियों की बनी हुई है। तो यहाँ आप सब जहाँ पर यहाँ बैठे हैं हम, यहाँ तो चर्च है, वहाँ मंदिर है, आगे मस्जिद है, यहाँ तो हम सारे बैठे हैं। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हम अमन के खवा होंगे इंशाल्लाह। आज तक अगर हम किसी भी बुज़ुर्ग की तालीम देखेंगे तो उन्होंने सब ने एक ही तालीम दी, वो है अमन की तालीम। उन्होंने मेहमान नवाजी की तालीम दी, जो कश्मीर के अब तक एक रिकॉर्ड रहा है। जो भी यहाँ आता है हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं। ये सब हमने सीखा है इन बुज़ुर्गों से, जैसे बाबा क़यामुद्दीन ऋषि अलैहि रहमा, हमारे यहाँ पर बाबा ऋषि जिसको हम आम तौर पर कहते हैं, सब ने यही तालीम दी है कि अमन से रहो, अमन से जियो, किसी पे जुल्म ना करो और ना किसी को अपने ऊपर जुल्म करने दो। मेरा सवाल है, मौजूदा तालीमी निज़ाम को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? जैसे इस वक्त चल रहा है हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये तो पूरा फ्लॉप ही है। ऐसे जहाँ पर लॉकडाउन में है या फिर कश्मीर में हमारे जो हड़ताल रहते हैं रोज़ बरोज़, तो ऐसे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्लॉप है। जो और इसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी डिक्रीज़ हो सकती है आगे फ्यूचर में, क्योंकि जितनी यहाँ पर इलिटरेसी होगी उतना ही डेवलपमेंट कम होगा। और डेवलपमेंट कम होने की वजह से तो आप जानते हैं कितने सारे मसले हो सकते हैं। जब हम कहते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो ठीक नहीं है और हम उसको ठीक करना है, असल में ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अभी भी उस कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे हैं, और जो अभी भी हमारे टॉपिक्स या जो भी कुछ लेसन्स हैं हमारी एग्जिस्टिंग बुक्स में, वो अभी भी वो पिछले पुराने ज़माने के हैं। और जो कॉलोनियल सिस्टम है वो दुनिया में कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और ना ही वो किसी डेवलपमेंटल प्रोसेस में वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। हम देखते हैं मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ जो है, लाइक स्वीडन, फिनलैंड, यहाँ पे दे आर रैंक्ड 1, रैंक्ड 2 एंड रैंक 3। दे आर मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ आर अमंग द फर्स्ट 10 और 20 कंट्रीज़ जहाँ पे एजुकेशनल सिस्टम को बेस्ट माना जाता है, विच मीन्स दैट हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। वी हैव टू इनकलकेट एंड कल्टिवेट अ फ्यू थिंग्स एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम्स फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए जो इस बेटी ने बोला है सिलेबस के बारे में, क्योंकि हमारी बुक्स में अभी भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं विच आर टोटली यूजलेस, और हमने भी अथॉरिटीज़ को कई बार बोला है कि सिलेबस को थोड़ा न्यू करो, सिलेबस में नई चीज़ें लाओ, तो उससे एजुकेशन सिस्टम में सुधार आ जाएगा। व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगर आपकी कोई राय या मशवरा हो इस प्रोग्राम के हवाले से तो आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं, स्क्रीन पे डिटेल्स दी हुई है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।